देखो ये रेस जो है वो है आपतित किरण, और जो इस सतह से टकराकर जो जा रही है वो है परावर्तित किरण। कैसे हैं आप सभी लोग? आज के वीडियो में हम भौतिक विज्ञान कक्षा 10 बिहार बोर्ड अध्याय प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ेंगे। इस वीडियो में मुख्यतः हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, और यह कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों का चैप्टर है, क्योंकि क्लास 10th में पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स का चैप्टर 10 है, 1 है, और क्लास 12 में यह चैप्टर 10 या 11 है। तो इस वीडियो में हम इस अध्याय को एकदम सरल रूप से और मस्त प्रैक्टिकल वे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारा कहानी स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखो तुम्हें एक दिखाई दे रहा होगा लाइन ड्रॉ किया हुआ। यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा है एक समतल सतह, जिसे हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। मान लो यहाँ है हमारे सूरज मामा। कौन है? सूरज मामा। गरम गरम, ठीक ना। अब जब सूरज मामा से जो किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, वो मान लो एक सतह से टकराती है, ठीक ना। और बीच में यहाँ पर हमारा खड़ा है अभिलंब। क्या खड़ा है? अभिलंब। और जब किरण टकराती है तो टकराने के बाद पुनः पुनः लौट जाती है या कहीं और विचलित हो जाती है, ठीक ना। तो जिस कोण पर आई उसी कोण से वो चली गई। तो जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है तो उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है तो उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। ओके। और जब टकरा कर पुनः वापस चली जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो आशा करता हूं यहां तक मैंने जो भी बताया वो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। तो बताओ आपतित किरण किसे कहते हैं? तो सभी बच्चे बोलेंगे जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है तो टकराई हुई किरण ही आपतित किरण कहलाती है। ठीक। अगर कोई पूछ ले अभिलंब किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर खड़ा किया गया लंब ही अभिलंब कहलाता है, ठीक ना। यहाँ जो एक लंब है इसको खड़ा किया गया वो अभिलंब है। ठीक। अब देखिए एक और बात समझते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस अध्याय में सम्मिलित हैं प्रकाश का परावर्तन एवं उनके नियम, ठीक ना। फिर पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण, जो है अवतल और उत्तल, ठीक ना। फिर पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, आवर्धन तथा चिन्ह परंपरा। ओके। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन एवं स्नेल का नियम। ठीक। इस वीडियो में मेन हमारे यही 3 टॉपिक होने वाले हैं, जो कि प्रकाश के परावर्तन का है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आता है प्रकाश का परावर्तन कहते किसे हैं। ठीक। तो यहाँ सरल रूप में हमने डेफिनेशन लिख रखा है। चलिए मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो मैंने जैसे बताया, जब प्रकाश की किसी चमकीली सतह जैसे दर्पण या परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को परावर्तन कहते हैं, ठीक ना। सरल रूप में लिखना है तो ये लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ जो। जब प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है, टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक। आप दोनों डेफिनेशन लिख लीजिए, दोनों ही सही हैं। अब आते हैं परावर्तन से संबंधित पद। आपतित किरण क्या है? दर्पण पर जो किरण गिरती है, जो टकराती है, उसको आपतित किरण कहते हैं। मान लीजिए यहाँ दर्पण है और यहाँ पर जो किरण आ रही है, जो यहाँ पर किरण गिर रही है, एक सेकेंड, यहाँ पर जो किरण गिर रही है यही होगी आपतित किरण। और दर्पण से जब लौटेगी, मतलब मान लीजिए ये दर्पण से लौट रही है, ये दर्पण से लौट रही है, तो ये आपका क्या हो गया? परावर्तित किरण हो गया। अब बात करते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं। जिस बिंदु पर किरण दर्पण से टकराती है, मतलब यहाँ टकरा रही है, तो ये आपका क्या हो गया? आपतन बिंदु हो गया, ठीक ना। ये आपका आपतन बिंदु हो गया, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण। अभिलंब, आपतन बिंदु पर सतह पर खींची गई लंब, मतलब यहाँ आपतन बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा और इसी के ऊपर हम एक लंब खींच दें तो ये हमारा अभिलंब कहलाता है। ठीक। अब बात आती है आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, जैसे देखो यहाँ मैंने बनाया, यहाँ चलिए फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये आपतित किरण, ठीक ना। एक सेकेंड बबुआ तू हटो। ये आपतित किरण हो गई और ये अभिलंब हो गई। इन दोनों के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है और अभिलंब और परावर्तन के बीच में बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, ठीक ना, जिसे कोण आई और कोण आर द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए तो यहाँ पर आते हैं अब
परावर्तन के नियम, परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम इस प्रकार है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आप इस प्रैक्टिकल द्वारा समझ सकते हैं। तो ये रेस जो है वो है आपतित किरण, और जो इस सतह से टकराकर जो जा रही है वो है परावर्तित किरण। यानी हम इससे ये प्रकाश का परावर्तन समझ सकते हैं। यह एक प्रकार का दर्पण है और यह आती हुई किरण है जो कि दर्पण से मतलब इसकी सतह से, परावर्तक सतह से टकराकर पुनः वापस चली जा रही है। मतलब जिस कोण पे आ रही है उसी कोण पे वो वापस चली जा रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं। ठीक, अब आती है आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। यानी देखिए मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूँ। या ये आपतित किरण है, तो यहाँ जो ये अब परावर्तन सतह है, ठीक ना, ये तल है हमारा, और यहाँ देखो पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही सतह पर है, इसी सतह पर है। तो ये नियम भी हमारा सही होता है। तो पहला है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ठीक ना। तो आशा करता हूँ आपको परावर्तन के नियम भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब और टॉपिक्स को समझते हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन के प्रकार। ठीक ना। परावर्तन के प्रकार नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन दो होते हैं। ठीक ना। रेगुलर एंड डिफ्यूज। ठीक है। देखो नियमित क्या होता है कि चिकनी सतह यानी दर्पण से परावर्तन होता है। समांतर किरणों परावर्तन के बाद भी समांतर होता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। और अनियमित में क्या होता है, कागज पे दीवार पे या किरणें सभी दिशाओं में बिखर जाती हैं, प्रतिबिंब नहीं बन पाता, तो उसे बोलते हैं अनियमित विस्तृत परावर्तन। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में ट्रिक याद रखने का, ठीक ना। कोण आई बराबर कोण आर वाला जो सवाल सीधा 2 अंक में आता है, हमेशा किरण आरेख बनाकर दिखाए, नंबर पक्का मिलेगा। मतलब जब भी पूछे प्रकार, ठीक ना, मतलब जब भी पूछे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो वहाँ आपको डायग्राम बनाना है। जब ये वाला डायग्राम जो ऊपर मैंने बता रहा था, ये वाला डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपको एग्जामिनर 2 में से 2 मार्क्स देगा। ठीक ना। तो ये जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्तक सतह किसी खोखले कांच या कांच के घोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। चलिए तो हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। पहले यहां समझ लेते पहले सब। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है, जिसे कर्विंग मेयर कहते हैं। उत्तल दर्पण परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी होती है। ठीक ना। चलिए तो यहाँ देखते हैं चित्र दिया गया है कि नहीं। देखिए यहाँ पर यह है अवतल दर्पण। क्या है ये? अवतल दर्पण। चलिए हम लोग दर्पण बनाते हैं। मान लीजिए ये खोखला गोला हो गया, ये हो गया गोलीय दर्पण। क्या हो गया? गोलीय दर्पण। जब गोलीय दर्पण का आधा भाग हम काट दें, देखिए इस तरफ का हम आधा भाग काट देते हैं। ठीक, जब हमने इस तरफ का आधा भाग काटा तो ये एक प्रकार का अवतल दर्पण बन गया। क्या बन गया? अवतल दर्पण। देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये है हमारा अवतल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण में भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी होगी अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में हमने एक रेखा खींच दी। ठीक ना। देखिए यहाँ होता है ध्रुव हमारा। कहाँ होता है? यहाँ ध्रुव होता है हमारा। और ये होता है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता है हमारा फोकस। क्या होता है? फोकस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या पूछे तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इन सब की सिंपल डेफिनेशन आपको ऊपर दी गई है। मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुना देता हूँ, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं, ये पहले मेरे बताइए। तो देखिए ध्रुव हमारा क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल का केंद्र बिंदु ही हमारा ध्रुव कहलाता है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जिस गोले का दर्पण भाग है उसका जो केंद्र होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए यहाँ ये है और इसका जो केंद्र है, ठीक, और मान लीजिए मैंने इसको काट दिया,
यहाँ से काट दिया, ठीक ना। और जब मैंने यहाँ से काट दिया तो ये बिंदु जो यहाँ बचा, एक सेकेंड, यहाँ जो बिंदु बचा ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक, वक्रता केंद्र हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मैंने वहाँ आपको बता रखा था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये संबंध को याद रखिए, एग्जाम में ये हर जगह आपको दिखाई देगा कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे फोकस दूरी। क्या होता है, 2 गुणे फोकस दूरी, और फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बटा में 2। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। नई कार्तीय चिन्ह परपाटी या परंपरा, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्शन, सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती हैं। ये दिमाग में घुसा ले कि जो भी दूरी मापी जाएगी वो ध्रुव से मापी जाएगी। मान लीजिए यहाँ दर्पण है तो दर्पण के ध्रुव से ही सभी दूरियां मापी जाएंगी। वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर होता है, मतलब इस साइड, इधर हमारा वस्तु होता है, ठीक, जो कि ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। और दाईं ओर होगा तो वो धनात्मक, ठीक। यहाँ हम आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए यहाँ वस्तु रहता है जो कि माइनस में रहेगा, और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा जो कि प्लस में होगा। मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई धनात्मक होती है, यानी अगर ऊपर है तो वो प्लस कहलाएगा और नीचे है तो माइनस कहलाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, तो देखिए दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वस्तु की विभिन्न स्थितियां पर प्रतिबिंब, जब, यहाँ आपको मैं अच्छे समझाता हूँ। देखिए इस पिक्चर को ध्यान से देखिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा एक अवतल दर्पण है, और हमारा एक वस्तु यहाँ रखा गया है। एक सेकेंड, मैंने आपको एक और टॉपिक नहीं पढ़ा है, मैं उसको पढ़ा लेता हूँ तब आपको मैं अच्छे से ये समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ हमारा एक दर्पण है, ठीक, और यहाँ पर हमारा एक वस्तु रखा गया है, अच्छे से समझिएगा। यहाँ हमारा एक दर्पण है और यहाँ हमारा एक वस्तु रखा गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वस्तु पर अगर अनंत से कोई भी किरण आती है, अनंत से कोई किरण आ रही है, तो वो टकरा कर कहाँ लौटेगी, वक्रता केंद्र से लौटेगी या मुख्य फोकस से, या वक्रता त्रिज्या से, ध्रुव से लौटेगी, या वक्रता केंद्र या फोकस से। तो देखिए जब भी कोई किरण अनंत से आती है तो वो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, फोकस से। और जब कोई किरण ध्रुव से गुजरती है तो पुनः ध्रुव से ही वापस आ जाती है। और जब वस्तु की किरण ध्रुव पर जाती है जितने कोण से, तो उतनी कोण से इधर आपतन कोण बनाकर परावर्तन कोण की तरफ से आ जाती है, ठीक। और जब किरण वक्रता केंद्र की ओर से जाती है तो पुनः वक्रता केंद्र की ओर ही लौट जाती है, ठीक ना। अब देखिए, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमने वस्तु को यहाँ रख दिया। अब वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं, अनंत से आ रही है तो फोकस से गुजर गई, ठीक ना। और प्रतिबिंब बनता कब है, जब दो किरण आपस में टकराती हैं, जिस बिंदु पर टकराती है तो वही बिंदु उनका प्रतिबिंब होता है, ठीक ना। और फिर हम एक रेखा हम चला देंगे ध्रुव की ओर से। अगर आपको ध्रुव की ओर से नहीं चलाना है तो मैं एक और आइडिया बताता हूँ, आपको फोकस से चलाना है, ठीक। और जब फोकस चलाएंगे तो अनंत से आ रही है तो फोकस की ओर मुड़ रही है, और जब फोकस से जाएगी तो अनंत की ओर जाएगी। तो देखिए इस वाले बिंदु पर यह दोनों रेखाएं टकरा रही हैं, यानी हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या यह सही है। जब हमने अनंत पर रखा तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ पर बन रहा है, ठीक। तो देखिए हमें सी से परे रखा है तो देखिए एफ और सी के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए बन रहा है ना प्रतिबिंब, ठीक बन रहा है। और देखिए ये वस्तु इतना बड़ा है, कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और प्रतिबिंब छोटा है, यानी वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति चाहे जो भी हो, प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे
आभासी, सीधा तथा छोटा बनता है। दृष्टि क्षेत्र अधिक होने के कारण इसका उपयोग वाहनों के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक ना। अब देखते हैं उपयोग, देख लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। यहाँ जो मैंने लिखा है ये MVVI है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा और इसे मैंने छोटा करके लिखा है। ठीक ना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए देखिए, अवतल दर्पण, सेविंग मिरर, टॉर्च, हेडलाइट, सर्च लाइट, रिफ्लेक्टर, दंत चिकित्सा का दर्पण, सोलर कुकर इत्यादि में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों का रियर व्यू मिरर में, सड़क के मोड़ पर सुरक्षा दर्पण के और व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में। ठीक ना। देखिए दर्पण सूत्र अगर सिद्ध करना है तो ये इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहले ये वाला देखिए, दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/V + 1/U बराबर होता है 1/F। ठीक। जहाँ पर U हमारा होता है वस्तु, क्या होता है वस्तु, और V होता है हमारा प्रतिबिंब, ये दूरी में बता रहा हूँ, और F हमारा होता है फोकस दूरी। ठीक ना। और अब आते हैं आवर्धन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्धन। तो आवर्धन बराबर होता है H-H, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -V/U, मतलब वस्तु की दूरी बटा प्रतिबिंब की दूरी बटा में वस्तु की दूरी। ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर M घनात्मक आ गया तो प्रतिबिंब सीधा वो आभासी है, मतलब नकली, आभासी मतलब नकली होता है, और अगर ऋणात्मक आ गया तो प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। ठीक ना। संख्यात्मक उदाहरण, ठीक। तो हमने प्रकाश के परावर्तन के जितने भी मेन टॉपिक थे उन सबको पढ़ लिया है। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव ही हम लगा लेते हैं इसके साथ। तो हमारा सवाल है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखो, समतल दर्पण में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी। और उत्तल में भी आभासी बनता है। ठीक ना। लेकिन जो अवतल होता है उसमें आभासी, वास्तविक, उल्टा, सीधा सभी प्रकार के बनते हैं अवतल दर्पण में। ठीक ना। R = 2F संबंध किसके लिए सत्य है? केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तर दर्पण के लिए, या दोनों गोलीय दर्पण के लिए? तो दोनों गोलीय दर्पण, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर। चलिए बताइए, वाहनों के रिव्यू मिरर में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण? तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट के अंदर। तो फटाफट 3 का आंसर आपको कमेंट में देना है। और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, अगर आपको अपवर्तन के भी मेन पॉइंट्स और डिफिनेशन चाहिए तो कमेंट करें, मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।